गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता की जो आवश्यकता है वो क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का मतलब समझते ही हैं कि देश में एकता हो। तो एक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961। ठीक है, मैं जो है इस पे वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कॉपी किस तरह से लिखनी है। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो देश के प्रति विश्वास विकसित करना ये ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता के लिए। अपने कर्तव्यों के प्रति ज्ञान को विकसित करना, आर्थिक प्रगति की निरंतरता और मनुष्य के जीवन निर्वाह की सुविधा उपलब्ध करना, जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि करना, सामाजिक विकास में निरंतरता और निरंतर विकास की बात कह रहा है, और राजनीतिक विकास की निरंतरता। मतलब ये पॉइंट वो हैं जिनसे आप क्या बोलते हैं, जब आपका तो कंफर्म हो गया है कि सब्जेक्टिव होगा, तो इन पॉइंट से आप बना करके आराम से राष्ट्रीय एकता के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं राष्ट्रीय एकता को। तो देखिए, भाषाओं की विविधता की समस्या। तो मेनली क्या होता है ना, चाहे देखिए भाषा हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे सांप्रदायिकता हो। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, अलग अलग धर्म की, मतलब अलग अलग धर्म को, अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं कि भाषा, जाति, धर्म, है ना, संस्कृति हो। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बंदा अपनी धर्म, संस्कृति या भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप का, है ना, तो वो क्या करता है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को जो है वो निम्न दिखाने लगता है कि तुम्हारे कोई वो नहीं है, तुम्हारे धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा कि हाँ मेरे पापा सबसे क्या नाम है, बेस्ट फादर हैं या बेस्ट मदर हैं मेरे फैमिली में, है ना, मतलब वर्ल्ड बेस्ट है। लेकिन हर कोई अपने मम्मी पापा को बेस्ट मानता है, वर्ल्ड बेस्ट, है ना, लेकिन दूसरे की अवहेलना करता है, अरे नहीं तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे नहीं, मेरे अच्छे हैं। ठीक है, तो वही है कि ये समस्या है। अगर यहीं पे भावात्मक एकता हो तो क्या होगा कि हाँ मेरे अच्छे हैं, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, है ना, ये एक होता है। बस ये क्या करते हैं कि अपने को तो बढ़ाते हैं लेकिन दूसरे को गिरा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रभावशाली नेतृत्व की समस्या भी आती है। अगर कोई नेता अगर प्रभावशाली हो तो भी राष्ट्रीय एकता जो है अच्छी होगी। अब देखिए मोदी जी हैं, उन्होंने कोरोना टाइम पे एक बार थाली बजाने का और एक बार दीप जलाने की बात कही थी। तो उनका उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सच में देश एक हो गया था, है ना। राष्ट्रीय एकता की सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि विकट परिस्थितियों में देश एक और हो जाता है। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो कोरोना के टाइम पे देश की भावना और भावात्मक एकता ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली, है ना। तो प्रभावशाली नेतृत्व में क्या हुआ कि मोदी जी ने उसी टाइम पीरियड पे बोला कि भाई ऐसा करो, इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। तो सभी लोगों ने किया ना। अगर यही चीज़ देश के विकास के लिए और ज़्यादा किया जाए, है ना, तो राष्ट्रीय एकता और अच्छी होगी। और ये राष्ट्रीय एकता हमें सबसे ज़्यादा कब देखने को मिली, तो ये राष्ट्रीय एकता हमें सबसे ज़्यादा देखो क्रांतिकारी, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो क्रांतिकारी थे जो उदारवादी थे, है ना, इनके जो प्रयासों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। भारत छोड़ो आंदोलन 1857, है ना, और असहयोग आंदोलन 1920, तो बहुत सारे में देखने को मिली। और यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हो गया था तो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तीसरी में खैर युद्ध वगैरह हो गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति मोरल डाउन हो गया था उसका। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए। आर्थिक स्तर की बात करें तो जब व्यक्ति जो है
कोई गरीब है, कोई मतलब अमीर गरीब होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें भेदभाव की भावना ज़्यादा आ जाती है। फिर कहता है अरे, फिर वो बड़ा वाला छोटे को कोई समझता नहीं है फिर, है ना। क्षेत्रवाद की समस्या, क्षेत्रवाद की समस्या क्या है? जैसे हर जगह है, हर जगह है। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी बिहार में एक अजीब सी कट्टरता देखने को मिलती है, और वो ये ख़ास तौर पे ट्रेन में देखने को मिलती है। दूसरा जो पता नहीं किस बात की है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ भाई अजीब से ही कट्टरता रहती है। दूसरा, तमिल और तेलुगु में जो आप लोगों ने शायद सुना हो, जो नदी की वजह से उनका विवाद हमेशा बना रहता है। तो क्षेत्रवाद की समस्या कि हाँ भाई हम इस क्षेत्र विशेष के, हमारे यहाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई आप क्षेत्र विशेष को ना देख के जो है पूरे देश को प्राथमिकता दें। जैसे चक दे इंडिया में नहीं, शाहरुख खान कहता है कि मेरे को ये स्टेट सुनाई नहीं देते, मुझे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, इंडिया, है ना। वो तो वही होती है राष्ट्रीय भावना। जो भी हमारे जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में के या फिर अदर स्टेट के, जो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उनके अंदर स्टेट की भावना नहीं होती है, उनके अंदर होती है राष्ट्र की भावना। ठीक है, चलिए इनको बनाए रखने के लिए प्रयास क्या क्या करने चाहिए। देखो, पहले तो संपर्क भाषा हिंदी को समृद्ध बनाया जाए। देखो, अपनी भाषा जो है राजभाषा है, तो एक कॉमन लैंग्वेज ऐसी बनाई, जैसे आज के टाइम पे इंग्लिश को इस तरह से बना रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इंग्लिश बोलना जानता हो। मेनली की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली बात भी नहीं कर रहा। तो मेनली क्या होता है ना कि लोग इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई वहाँ जाएंगे तो अपना कन्वर्सेशन इंग्लिश में हम अपने विचार वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही इंडिया में क्या कि भाई अगर सभी को छोटा मोटा इंग्लिश भी वो हिंदी भी आता होगा ना, तो वो कम्युनिकेट कर लेगा, फिर वो चाहे किसी स्टेट में जाए, और उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो है उसकी अलग है। लेकिन अगर ऑल ओवर द इंडिया में जाएँ तो वो हिंदी को मतलब जो है बात कर सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें। ठीक है, सामान्य रूप से विद्यालय व्यवस्था अपनाई जाए, तो मतलब किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कुछ भी नहीं हो, है ना, सारे के सारे जो है नॉर्मल वे में हो, किसी चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए, है ना। बहुभाषी शब्दकोश को शब्दावली में प्रोत्साहन मिले, मतलब इस तरह की जो जैसे पाठ्यक्रम होता है ना, उसमें इस तरह का जो है क्या वो शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो बहुभाषी हो, मतलब बहुत सारी भाषाओं से मिली जुली हो, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ किसी क्षेत्र विशेष में जा रहे हैं तो उसकी छोटी मोटी चीज़ें उनको पता हों। जैसे क्या बोलते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस में क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म होता है कि इल्ले, है ना, कि नई से मतलब होता है कि इल्ले, है ना, और एक कल्याणम मतलब शादी वगैरह। तो ऐसे मतलब अगर वर्ड आ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो जान ही जाते हैं ना। चलिए, सारे देश में एक ही शैक्षिक संरचना हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश एक है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का जो संरचना है वो भी एक ही होना चाहिए। अलग अलग होगा तो भी राष्ट्रीय एकता देखने को नहीं मिलेगी। पाठ्यक्रम संरचना में सांस्कृतिक विषय वस्तु के आधार पर किया जाए। सांस्कृतिक विषय वस्तु क्यों की जाए? देखो, पहले तो संविधान मना करता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के बारे में ये है कि आपको सभी धर्मों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको सभी धर्मों की नॉलेज होगी तो आपको ये कंक्लूज़न देखने को मिलेगा कि हर एक धर्म, कोई भी धर्म हो, XYZ कोई भी धर्म हो, वो सिर्फ एक ही बात सिखाता है, वो है मानवता। आप मानवता मतलब आपके अंदर कोई भी धर्म हो ना हो, लेकिन आप मानवता का आपके अंदर धर्म होना चाहिए। ठीक है, हर उल्टा सीधा घुमा फिरा के सिर्फ एक ही पॉइंट है, मानवता। ठीक है, तो इस तरह से, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ अपने धर्म मतलब अपने धार्मिक चीज़ों को पढ़ा और दूसरों को नहीं पढ़ा, है ना, लेकिन फिर आप कहने लगे और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे कहने लगे कि आपके में ये खराबी है, आपके में वो खराबी है ना, वो सारी चीज़ें। सभी धर्मों के महापुरुषों के जन्म जयंती को मनाया जाए। देखो, जो भी महापुरुष होते हैं उनकी जयंतियों को, उनके जन्म दिवस को मनाना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए कि हाँ भाई
ये कैसे महापुरुष बने और ये क्यों बने, इनकी क्या थिंकिंग थी, ये मतलब इतने प्रभावशाली क्यों रहे, ताकि बच्चों को उनके बारे में पता चले, उनके व्यक्तित्व से कुछ वो सीख सकें। ठीक है। अब पाठ्यसैगामी क्रियाएं, इन्हें को कैरिकुलम बोलते हैं, मतलब काफ़ी किताब से हट के कुछ अलग एक्टिविटी करना, है ना, पाठ्यसैगामी क्रियाएं कहलाती हैं। एक तो वाद विवाद प्रतियोगिता कराएं। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है कि कोई टॉपिक, ये तो सब लोगों को पता है ना, एक टॉपिक होता है, उसका एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो दोनों पे बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो अगर कोई बच्चा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहा है ना, तो उसका ये मतलब नहीं लड़ाई झगड़े से। बच्चे एक्चुअली, हम भी क्या थे जब छोटे थे, तो हम भी ग्रुप डिस्कशन करते थे ना, तो हम लोग का क्या होता कि हम लोग को जीतना है, हर हाल में जीतना, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, हराना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नाम है, हम उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। लेकिन इस तरह का भी नहीं बनाना चाहिए वाद विवाद में कि जो है उससे जो हम पाठ्यसैगामी क्रिया, मतलब जो वाद विवाद प्रतियोगिता करा रहे हैं, उसका जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज लेना, ये बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उससे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ना कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता जो है एक तरीके से कंपटीशन की तरह है। ठीक है। राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाएं, लोगों को पता चले कि हाँ भाई किस तरह से हम आज़ाद हुए थे, हमारे देश की संविधान हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, 15 अगस्त हुआ, ये राष्ट्रीय उत्सव कहे जाते हैं। तो ये क्यों मनाए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या है। शैक्षिक भ्रमण पे ले जाया जाए, ताकि शैक्षिक भ्रमण से जो है सामूहिक, या बोलें तो एक तरीके से समुदाय में लोग रहते हैं बच्चे, है ना, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं कि हाँ भाई वो छूट ना जाए, या उसको खाना मिला या नहीं मिला। जब पिकनिक वगैरह पे या भ्रमण वगैरह पे या टूर वगैरह पे जाया जाता है ना, तो जो संग साथी होते हैं ना, वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो सामूहिक क्रिया के ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और फिर वो जहाँ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस या कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो सीखते भी हैं देख के। महापुरुषों पर नाटक बनाया जाए। नाटक एक, देखो, जितना ज़्यादा जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और बंदा देख के जितना अच्छा सीखता है, उतना बोल के नहीं सीख पाता। मतलब कोई अगर आपको सुना रहा है कुछ, तो आपको उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही मूवी चल रही हो ना, एक तरीके से दृश्यात्मक चित्रण हो, है ना, तो वो आपके अंदर ज़्यादा जाएगा, है ना। तो महापुरुषों का जब नाटक करेंगे, तो बच्चा अंदर से फील करेगा कि हाँ, कि जो है, एक बार मुझे लक्ष्मण का रोल दिया गया था, है ना, मैं 9th या हाई स्कूल में था, तो लक्ष्मण का रोल दिया गया था, वो जो धनुष के टाइम पे था। तो मेरे अंदर से अपने आप निकला था कि हाँ, ये धनुष क्या बोलते हैं, ऐसे धनुष तो बहुत तोड़े हैं बचपन में, है ना, मतलब अपने आप निकला। खैर छोड़ो। तो वही है कि बच्चे के अंदर पहले तो देखने वाला प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, और जो करने वाला होगा वो अपने व्यवहार में वो चीज़ें ले आएगा, इसलिए ज़रूरी है ये कराना। अब बात करते हैं भावात्मक एकता की। तो भावात्मक एकता क्या होती है कि राष्ट्र के जो सभी नागरिक हैं, उनके विचार और भावनाओं में एकता होनी चाहिए। ठीक है, विचार और भावनाओं में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अब देखिए भावात्मक एकता का क्या आवश्यकता होता है। तो देखो, विघटनकारी तत्वों के समूल नष्ट, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ या ऐसे तत्व, हम लोग इसे अराजक तत्व बोलते हैं, जो कोई भी बागी समझते हो ना, कि कोई काम में अड़ंगा डाल दे रहा है ना, वो समाज से बिल्कुल हट के काम करना चाहता है ना। बागी तब भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। विघटनकारी तत्व बोलें या अराजक तत्व बोलें, जो सिर्फ और सिर्फ जो है बिगाड़ना चाहता है, काम सिर्फ बिगाड़ने के पर्पज़ से करता है। तो ऐसे लोगों को भावात्मक एकता जब आएगी, तो वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब में जब अच्छी हाई होगी ना, तो ऐसे लोग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। कठिन परिस्थितियों में देश में एकजुट होना, जैसे हमारे जब 1961 का युद्ध हुआ था, और कहें तो 1857 की क्रांति वगैरह, है ना। मानवता की भावना का विकास, अगर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि भावात्मक एकता के लिए मानवतावादी भावना जरूर होनी चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों का एक मत, जो भी संस्कृतियों का मत क्या है कि भाई अगर कोई अपने धर्म को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से जान ले, तो उसको ये पता चलेगा कि वो अगर अपना पढ़ ले, लेकिन साथ में अगर दूसरे का भी पढ़ ले, तो उसे पता चलेगा कि कोई भी अलग नहीं कह रहा, कोई कुछ भी अलग नहीं कह रहा, है ना। अमीरी गरीबी का खात्मा, ऊंच नीच का खात्मा, छुआछूत का खात्मा,
इन सब चीज़ों के लिए मतलब ये सब खत्म हो जाए, इसकी भावनात्मक एकता की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाधाएं की बात कर लेते हैं। तो विभिन्न समूहों का अस्तित्व होता है ना, कि छोटे मोटे अलग अलग समूह होते हैं, उनकी खुद की संस्कृति होती है और हर कोई अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। आर्थिक हो या मतलब रुपये पैसे से हो या सामाजिक विषमताएं हो, यानी कि आर्थिक में मतलब अमीर गरीब आ जाता है और सामाजिक में आ जाता है आपका जैसे जिसकी बात करें तो वर्ण व्यवस्था है ना, क्या बोलते हैं जनरल OBC ST है ना, उस हिसाब से आप कहें कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये भी विषमताओं के कारण है। तो भाई ऊपर क्षत्रिय वाला या वैश्य वाला शूद्रों को कुछ नहीं समझता है ना। अब बात करते हैं शैक्षिक कार्यक्रम की। तो एक समिति थी भावात्मक एकता समिति, जो कि 1961 में बनाई थी और राष्ट्रीय एकता समिति भी 1961 में बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, इन्होंने मतलब समिति बनाई और भावनात्मक एकता को जो है बढ़ावा देने की बात कही और उन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि जैसे विषय वस्तु में सामाजिक अध्ययन की पर बल देना चाहिए, जो SST है, और बोले तो समाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएँ। पाठ सहगामी क्रियाओं यानी कि को कैरिकुलम पे बल दिया जाए ताकि बच्चों में समुदाय में कोई कार्य करने की, क्योंकि को कैरिकुलम बेसिकली समुदाय में रह के ही बच्चा करता है तो उसकी भावना जागे। स्कूल में सेम यूनिफॉर्म हो, क्योंकि अगर सेम यूनिफॉर्म होगी तो देखो गरीब लोग क्या, अगर सेम यूनिफॉर्म नहीं होगी तो गरीब लोग बेचारे नहीं पहन पाएंगे, लेकिन अगर अमीर होंगे तो वो ठाट बाट से आएंगे। तो क्या होगा कि जो छोटे वाले हैं ना, गरीब हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना जानने लगेगी और ऊपर वाले बड़े वैसी नज़रों से देखेंगे, अरे बहुत गंदा है ना, तो ये असमानता देखने को मिलेगी। इसलिए सेम यूनिफॉर्म की, तुम जैसे हो वैसे ही हम हैं, इसलिए यूनिफॉर्म चलाई जाती है स्कूलों में। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता भावना से शैक्षिक संस्थानों का क्रियान्वयन, ये तो हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता से ही मतलब किसी धर्म को, शैक्षिक संस्थान किसी भी धर्म को ना माने लेकिन हर धर्म को पढ़ाए, हर धर्म की जो है विशेषता बताए, लेकिन किसी धर्म को फॉलो नहीं करे। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, महापुरुष की जो वीरता है उनकी गाथाओं का वर्णन किया जाए, है ना, और राष्ट्र प्रतीक जैसे होते हैं ध्वज, गीत, गान है, इन सभी का सम्मान करना चाहिए, है ना। क्या क्या उपाय हैं इसके, तो सभी सांस्कृतिक का अध्ययन करने के लिए, मतलब वही है ना, सभी संस्कृतियों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करना, है ना, बता चुके हैं। नागरिक के निष्पक्ष एवं स्थिर मन एवं स्व आकलन करने का प्रशिक्षण देना। ठीक है, नागरिक ऐसे बनाओ जो निष्पक्ष रूप से मतलब जो सही है उसको सही बोलें, जो गलत है उसको गलत बोले, फिर चाहे कोई भी बना रहे, है ना। स्थिर मन रहे, स्व आलोचनात्मक करें, मतलब आलोचना मतलब क्या सही है क्या गलत है ना, उसके बारे में ये सोच सकें, समझ सकें, है ना। सभी को समान अधिकार दिए जाएं, फिर चाहे वो आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी को समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है, थ्योरी है, लिखे रहो। अब इसी के जस्ट बाद मैं आपको पेपर किस तरह से लिखना है वो समझा दूंगा। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,